नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और किरदार के इस अंक में। आज की इस कहानी में सिर्फ दो आदमियों की बातचीत है। एक मैं यानी कि हरिशंकर परसाई और दूसरा उनका एक दोस्त जो हमेशा उनसे असहमत रहता है। ऐसा ही एक आध दोस्त हम सब के जीवन में भी होता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी असहमत। भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके। हाँ, सुना तो है। छंब में पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए ये जरूरी था। क्या खाक जरूरी था? जहाँ में लड़े, अरे वहाँ लड़ना चाहिए, यहाँ हर कहीं घुसना चाहिए। हाँ, उधर नहीं बढ़ना था। मगर मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं बढ़ना था? उससे दबाव नहीं पड़ेगा तो इधर तुम्हारे बाप रोक सकते हैं क्या उन्हें? फिर तो उधर बढ़ना ही ठीक हुआ। ठीक हुआ। कुछ समझते भी हो? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल वार, पूर्ण युद्ध, हमला। हाँ जी, ये तो हमला जैसा ही हो गया। मगर मैं कहता हूँ जो इसे हमला कहता है वो बेवकूफ़ है। हम तो हमले का मुकाबला करने के लिए बढ़े हैं। इस दृष्टि से तो हमारा बढ़ना सुरक्षात्मक कार्रवाई हुआ ना। मगर सुरक्षात्मक कार्रवाई कहकर दुनिया की नज़रों में धूल नहीं झोंक सकते। जो हुआ है वो सबको दिख रहा है। हाँ, विल्सन ने तो ऐसा ही कुछ कहा भी है। तुम विल्सन के कहने की परवाह कर रहे हो हैं? अरे भाई, तुम्हें सही दिखे वो करो। बिल्कुल ठीक है। जो देश के हित में है भाई वही तो करना चाहिए। देश हित की बात करते हो? देश हित कोई समझता भी है? सिर्फ देश हित देखोगे या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी ख्याल रखोगे? ठीक कहते हो। आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखना भी जरूरी है। मगर मैं कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय रुख ही देखते रहोगे या देश के भले की भी कुछ सोचोगे? अंतर्राष्ट्रीय की धुन में ही तो तुम लोगों ने देश को इस बातचीत में जो लगातार सहमत होने की कोशिश करता रहा वो मैं हूँ। मैं उससे बहस नहीं करता, मतभेद जाहिर नहीं करता, सिर्फ सहमत होना चाहता हूँ। पर वो सहमत नहीं होने देता। वो कभी किसी को सहमत नहीं होने देता। अगर कोई सहमत होने लगता है तो वो झट असहमति पर पहुँच जाता है। सहमति से भी वो नाराज़ होता है और असहमति से भी। पर सहमति का विस्फोट बड़ा भयंकर होता है। इसीलिए मैं सहमत होते होते निकल जाता हूँ। जैसे आंधी आने पर आदमी ज़मीन पर लेट जाए, उसने मेरी तरफ देखा। मैं कुछ बोला नहीं, दूसरी तरफ देखने लगा। वो खिसियाया। कैसे बेवकूफ़ से पाला पड़ा है, खींचा। कैसे बेईमान लोग हैं। क्रोधित हुआ। सबको देख लूँगा। तना, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ढीला हुआ। कैसा दुर्भाग्य है। दुखी हुआ। ऐसे ही चलती रहेगी। मेरी नहीं चलती। मन में फिर तनाव आया। वो उंगलियों के कटाव गिनता हुआ जल्दी जल्दी चला गया। सारी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं ही सही हूँ। ये एहसास बहुत दुख देता है। इस एहसास से आगे अपेक्षा होती है कि मुझे सही होने का श्रेय मिले, मान्यता मिले, कीमत भी मिले। दुनिया को इतनी फुर्सत होती नहीं है कि वो किसी कोने में बैठे उस आदमी को मान्यता देती जाए जो सिर्फ अपने को हमेशा सही मानता है। उसकी अवहेलना होती है। अब सही आदमी क्या करे? वो सबसे नफरत करता है, खिंचा रहता है, दुख भरे तनाव में दिन गुजारता है। इसकी दुनिया से इसी तरह की लड़ाई है। पर वो मुझसे ही क्यों उलझता है? हर बार मुझे गलत सिद्ध क्यों करना चाहता है? बात यह है कि पूरी दुनिया से एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। दुनिया के हजारों मोर्चे हैं और करोड़ों लड़ने वाले हैं। मगर दो देशों की लड़ाई में पूरे देश आपस में नहीं लड़ते। सिपाही सिपाही से लड़ता है। लड़ने के मामले में सिपाही देश का प्रतिनिधि होता है। उन कुछ लोगों को जिनसे उनकी अक्सर भेंट होती है। उसने दुनिया का प्रतिनिधि मुझे मान लिया है। इनमें भी सबसे ज़्यादा मुलाकात मुझसे होती है। इसीलिए इन कुछ का प्रतिनिधि मैं हुआ। इस तरह दुनिया का प्रतिनिधि मैं बन गया।
मुझे गलत बताता है तो दुनिया गलत होती है, मुझे गाली देता है तो दुनिया को गाली लगती है, मुझ पर खिंचता है तो दुनिया पर नाराजगी जाहिर होती है। मैं दबता हूँ तो दुनिया को दबा देने का सुख उसे मिलता है। सारी दुनिया की तरफ से इस मोर्चे पर मैं खड़ा हूँ और पिट रहा हूँ। वो मुझसे नफरत करता है मगर मुझे ढूंढता है। कुछ दिन नहीं मिलूं तो वो परेशान होता है। जिससे नफरत करता है उससे मिलने की इतनी ललक प्रेम संबंध में भी नहीं होती होगी। मुझसे मिलकर मुझे गलत बताकर, मुझ पर खींच निकालकर, मुझे दबाकर जो सुख उसे मिलता है उसके लिए वो मुझे तलाशता है। विश्व विजय के गौरव और संतोष के लिए योद्धा दुनिया भर की खाक छानते थे। वो कुल 4-5 मील लंबी सड़कों पर मुझे खोजता है तो दुनिया को जीतने के लिए कोई ज़्यादा नहीं चलता। अगर सारी दुनिया गलत है और वो सही है तो मैं गलत हूँ, और वो सही है मैं पहले उससे असहमत भी हो जाता था, तब वो भयंकर रूप से फूट पड़ता था। उसे गलत माने जाने पर गुस्सा आता है, वो लड़ बैठता है, गाली गलौज पर आ जाता था। मैंने सहमत होने की नीति अपनाई। मैं सहमत होता हूँ तो वो सोचता है वो कैसे हो सकता है कि मैं और दुनिया दोनों सही हों। दुनिया सही हो ही नहीं सकती। वो झट ठीक उल्टी बात कहकर असहमत हो जाता है। तब वो एकमात्र सही आदमी और दुनिया गलत हो जाती है। मैं फिर सहमत हो जाता हूँ तो वो फिर उस बात पर आ जाता है जिसे वो खुद काट चुका है। बहुत भ्रष्टाचार फैला है। हाँ, बहुत फैला है। लोग हल्ला मचाते हैं, इतना भ्रष्टाचार है ही नहीं, यहाँ तो सब सियार है। एक ने कहा भ्रष्टाचार, तो सब कोरस में चिल्लाने लगेंगे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मुझे भी लगता है लोग भ्रष्टाचार का हल्ला ज्यादा उड़ाते हैं, मगर बिना कारण लोग हल्ला क्यों मचाएंगे जी? कुछ होगा तभी तो हल्ला करते हैं। लोग पागल थोड़े ही हैं। हाँ, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट तो हैं। सरकारी कर्मचारी को क्यों दोष देते हो? उन्हें तो हम तुम ही भ्रष्ट करते हैं। हाँ, जनता खुद घूस देती है तो वे लेते हैं। जनता क्या जबरदस्ती उनके गले में नोट ठूसती है? वे भ्रष्ट ना होते तो जनता क्यों दे? कोई घटना होती है तो वो उसके बारे में एक दृष्टिकोण बना लेता है और उससे उल्टा दृष्टिकोण पहले ही मन में हमारे ऊपर मढ़ देता है। फिर वो हमसे उस आरोपित दृष्टिकोण के लिए नफरत करता है। नफरत इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो उस घटना के लिए जिम्मेदार ही हमें मान लेता है। चीन ने भारत को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया तो उसे लगा जैसे अल्टीमेटम हमने दिया हो। बस्तर में आदिवासियों पर गोली हमने ही चलाई। रोडेशिया में गोरी तानाशाही कायम हो गई तो उसे लगा जैसे हमने ही इयान स्मिथ की सरकार बनवा दी हो। वो एक क्षण को सहम गया। वो कई दिनों से हमें बमबारी का समर्थक मानकर नफरत करता रहा था, मगर हम तो उसकी निंदा कर रहे थे। अब वो क्या रुख अपनाता है, उसे संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी। खींचकर बोला, शांति? व्हाट डू यू मीन बाय शांति? ये शब्द झूठा है। अब साले शांति की बात करते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। हम चुप। उसे संतोष नहीं हुआ। उसने साफ रुख अपना लिया, कह दिया बुरा किया। क्या बुरा किया? उत्तर से दक्षिण में फौज आती है, चीनी हथियार आते हैं, उनके ठिकानों पर बम गिराए बिना कैसे काम चलेगा? इस दृष्टि से तो बमबारी ठीक मालूम होती है। क्यों ठीक है? नागरिक क्षेत्रों पर बम बरसाना ठीक है, ये कहते शर्म आनी चाहिए। हाँ, नागरिक क्षेत्र पर अलबत्ता बम नहीं गिराना चाहिए था। मैं कहता हूँ कहीं भी तो क्यों गिराना चाहिए? अमेरिका को क्या हक है इधर आने का? ये उसके राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक कहते हो, एशिया में अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मगर बहुत से बेवकूफ़ इस नारे को बिना समझे लगाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इधर चीन बैठा है जो सबको निगल जाएगा। हम चुप हो गए। वो कुछ भुनभुनाता रहा, फिर झटके से उठा और उंगलियों के कटाव गिनता हुआ फुर्ती से चला गया। गोरे और सुडोल इस जवान के कपाल पर 3 रेखाएं खिंची रहती हैं। हमेशा तनाव में रहता है। नौकरी उसकी साधारण है। एक कॉलेज में पढ़ाता है। कॉलेज से नफरत करता है। लौटता है तो जैसे पाप करके लौट रहा हो। प्रिंसिपल से, साथियों से, विद्यार्थियों से नफरत करता है। और तो और उसे बगीचे के खिले फूलों से भी नफरत है। मकान मालिक से इसलिए नाराज है कि मकान उसका है। नगर पालिका से सड़क के लिए नाराज है। नाले से मच्छरों के लिए नाराज है। दुनिया से क्यों नाराज है, ये ठीक
वही जानता होगा। मैं अंदाज ही लगा सकता हूँ, शुरू में ही उसने दुनिया से कुछ ज़्यादा उम्मीदें कर ली होंगी। बहुत से नौजवान मौजूदा हालातों के संदर्भ में महत्वाकांक्षा नहीं बनाते, वो अनुपात से ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत से अपने पिता के ज़माने के संदर्भ में महत्वाकांक्षा बना लेते हैं। पिता के ज़माने में हर एमए पास प्रोफेसर हो जाता था, अब नहीं होता, मगर उस संदर्भ में जो एमए होकर प्रोफेसर बनने का तय कर लेता है वो अक्सर निराश होता है। महत्वाकांक्षा के कारण वो स्कूल की नौकरी भी नहीं करता, बेकार रहता है, घुटता है। इस आदमी ने भी जवानी के शुरू में तय कर लिया होगा कि मुझे दुनिया से इतना मिलना चाहिए, ये मेरा हक है। इस हिसाब से कहीं वो गड़बड़ कर गया। उसने योग्यता के हिसाब से महत्वाकांक्षा नहीं बनाई, अपने मूल्य निर्धारण में वो ज़्यादा उदार हो गया। उसने शुरू में ही विशिष्टता से अपने को मंडित कर लिया। साधारण से विशिष्ट बनने की ज़रूरत उसने नहीं समझी। उसने मौजूदा ज़माने की स्पर्धा, पक्षपात और चतुरता को भी नज़रअंदाज कर दिया। कॉलेज में पढ़ाना चाहता था तब उसे स्कूल मास्टरी करनी पड़ी। विश्वविद्यालय में जाना चाहता था तब एक घटिया कॉलेज में नौकरी मिली। उसने मान लिया कि दुनिया ने उसकी कीमत उसे नहीं दी है, उसके साथ अन्याय किया और सिर्फ उसी के साथ। वो आसपास आगे बढ़ते हुए तुच्छ लोगों की भीड़ देखता है और सबसे नफरत करता है। उसका व्यक्तित्व टूटता है। वो उसे जैसे तैसे समेट कर दुनिया के सामने चुनौती देकर खड़ा होता है। स्थायी असहमति उसका अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न है। इससे वो विशिष्ट बने रहने की कोशिश करता है, क्योंकि विशिष्ट हुए बिना वो जी नहीं सकता। एक बार ही मैंने उसे सहमत होते पाया है। उसने केंद्रीय सरकार में किसी बड़ी नौकरी के लिए आवेदन किया था। वो उसे नहीं मिली। मुझे मिला तो मैंने पूछा वो नौकरी? उसने कहा नहीं मिली। मैं डर रहा था कि कहीं इसने इसके लिए मुझे ही तो जिम्मेदार नहीं मान लिया है, पर उसकी आंखों में ऐसा आरोप भाव नहीं था। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आजकल पक्षपात बहुत चलता है। वो सहमत हो गया, बोला ठीक कहते हो, ऊपर के लोग अपनों को ही अच्छी जगहों पर फिट करते हैं और योग्य आदमियों की अवहेलना होती है। हाँ, और नालायक ऊंचे पदों पर बिठाए जाते हैं, तभी तो सब जगह स्तर गिर रहा है। अरे भाई, अब स्तर तो कुछ रहा ही नहीं। पता नहीं कब तक ये अंधेर चलेगा। मैं भी यही सोचता हूँ कि आखिर ऐसा कब तक। सहमति के इस दुर्लभ क्षण को मैं बिगड़ने नहीं देना चाहता था। इसीलिए इससे पहले कि वो किसी बात पर असहमत हो उठे, मैं चल दिया। वो भी मुड़ा, मगर वो उंगलियों के कटाव नहीं गिन रहा था। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित कहानी असहमत। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल राजकला मंच को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी और किरदार के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।